हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉडल क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2021 का ग्रुप बी जो कि एसएसटी सोशल साइंस का है वो सिविक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं कि फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में आप लोगों का क्वेश्चन आया था, उसका सॉल्यूशन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का आप लोगों का क्या है, देखिए क्लास 7 फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2021 ग्रुप बी सिविक्स का आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला जो है क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों। ठीक है ना, ये सेक्शन नहीं लिखे हैं, इसमें भूल गए होंगे तो इसके लिए सॉरी। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द गवर्नमेंट वर्क्स ऑन 3 लेवल्स डैश डैश एंड डैश। अब जो गवर्नमेंट वर्क्स करता है 3 लेवल में, कौन कौन सा लेवल में, लोकल, स्टेट और नेशनल। इसका आंसर होगा द गवर्नमेंट वर्क्स ऑन 3 लेवल्स दैट इज लोकल, स्टेट एंड नेशनल। नेशनल, लोकल, स्टेट, ये सब में गवर्नमेंट का वर्क करता है। किसमें, उसमें लोकल, स्टेट और नेशनल। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। द फर्स्ट बीजेपी लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर लास्टेड फ्रॉम डैश टू डैश। मतलब जो फर्स्ट बीजेपी लेड गवर्नमेंट हुआ था एट द सेंटर लास्टेड फ्रॉम डैश टू डैश, क्या होगा, मई 16 टू जून 1 1996। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द फर्स्ट बीजेपी लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर लास्टेड फ्रॉम मई 16 टू जून 1 1996। ठीक है दोस्तों, चलिए। द कांग्रेस पार्टी हैड स्प्लिट इन 1969 ऑन द इशू ऑफ डैश। अब जो कांग्रेस पार्टी है वो 1969 में कौन सा इशू में हुआ था, तो कॉन्साइंस वोट में एक इशू हुआ था कांग्रेस पार्टी के बीच में स्प्लिट होने का। ठीक है, 1969। इसका आंसर है द कांग्रेस पार्टी हैड स्प्लिट इन 1969 ऑन द इशू ऑफ कॉन्साइंस वोट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे है। लेजिस्लेचर एट द नेशनल लेवल इज पॉपुलरली नोन एज। अब जो लेजिस्लेचर नॉन एज डैश, इसका आंसर हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेचर है नेशनल लेवल में उसको पॉपुलरली हम लोग क्या जानते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका आंसर है लेजिस्लेचर एट नेशनल लेवल इज पॉपुलरली नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एट स्टेट लेवल आर कॉल्ड डैश। अब जो इलेक्टेड है रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि स्टेट लेवल में होता है इलेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एट स्टेट लेवल्स आर कॉल्ड एमएलए। अब देखिए ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर इलेक्शन पर्पस इज कॉल्ड डैश। सभी स्टेट, जो प्रत्येक स्टेट का डिवाइड होता है डिफरेंट एरियाज में फॉर इलेक्शन पर्पस के लिए, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर इलेक्शन पर्पस इज कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। आगे है व्हेन ए बी वाजपेयी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी वाज द पीएम डैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम था तो उस टाइम में कौन प्रेसिडेंट था इंडिया का, इसका आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जगह अब्दुल कलाम। ठीक है ना, व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी वाज द पीएम, एपीजे अब्दुल कलाम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जुडिशरी इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, सॉरी डैश इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। तो क्या होगा, तो जुडिशरी इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, अब क्या है, द चीफ फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक डैश। जो चीफ फंक्शन लेजिस्लेचर क्या में करता है, लॉज में करता है। द चीफ फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डैश डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ही था और अब आंसर करना है। आंसर द फॉलोइंग, ये थोड़ा कम क्वेश्चन इसमें है। ठीक है दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। आपको कॉन्सेप्ट मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बारे में ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। ठीक ना, तो क्या होता है इसका आंसर देखिए, ए पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ए स्टेट कैन बी सेड टू बी इन ए मेजॉरिटी। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है जैसे कि एमएलए वो जीतता है वॉन मोर देन हाफ, मतलब आधा से ज़्यादा नंबर में से तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उसको क्या बोलते, स्टेट्स में, तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्टेट्स में, जो कि स्टेट में इलेक्शन होता है ना, वो मतलब आधा से ज़्यादा संख्या में वो क्या होता है वोट में जीतता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी। जो कि पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। और उस पॉलिटिकल पार्टी को क्या बोलते हैं
मेजोरिटी होता है उसको बोलते हैं रूलिंग पार्टी, एंड द रेस्ट ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन पार्टी, और जो बचा हुआ है सभी में क्या बोलते हैं, अपोजिशन पार्टी। माइनॉरिटी मीन्स लेस देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, माइनॉरिटी क्या बोलते हैं इसको, जो कि लेस देन हाफ नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी। इसका आंसर क्या होगा, ए पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वॉन मोर देन half the number of constituency in a state can be said to be in a majority. The political party that has the majority is called the ruling party, and the rest all other members are called the opposition. माइनॉरिटी मीन्स लेस देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब इसका यही कहने का मतलब हुआ कि मेजोरिटी उस पार्टी को बोलते हैं जिसमें जब कोई एमएलए स्टेट में इलेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो उसमें वो ज़्यादा मतलब संख्या से जीतता है, मतलब आधा नंबर से ज़्यादा उसका वोट रहता है उसके फेवर में, तो उसको बोलते हैं मेजोरिटी। और उस पॉलिटिकल पार्टी को जो मेजोरिटी में आता है उसको बोलते हैं रूलिंग पार्टी, और जो रेस्ट सभी पार्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, अपोजिशन पार्टी बोलते हैं, ठीक है ना। और माइनॉरिटी उसको बोलते हैं जिसमें लेस हाफ, आधा से कम उसका वो नंबर आता है वोटिंग में जो कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन में, तो उसको बोलते हैं माइनॉरिटी, जिसको अपोजिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बी नंबर क्वेश्चन देते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल, एक्सप्लेन करना डिटेल में क्या, द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का पावर को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट शेल हैव द पावर टू इशू पॉलिसी डायरेक्शन ऑन मैटर कंसर्निंग इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट इंक्लूडिंग द ओवरऑल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर होता है कि वो इशू मतलब पॉलिसी को डायरेक्शन देता है उसके मैटर में, कंसर्निंग इलेक्ट्रिसिटी के मैटर में, इन द स्टेट्स, स्टेट के, इंक्लूडिंग द ओवरऑल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के इंक्लूड के मतलब, ठीक है ना। ओवरऑल प्लानिंग को देखता है वो, कोऑर्डिनेशन भी करता है उसमें, किसके, इलेक्ट्रिसिटी कंसर्निंग में। द स्टेट गवर्नमेंट shall be entitled to issue policy directions concerning the subsidies of to be allowed for supply of electricity to any person। स्टेट गवर्नमेंट ये भी इंटाइटल करता है, मतलब इशू पॉलिसी करता है, डायरेक्शन करता है किसके लिए, सब्सिडी के लिए, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, किसको, किसी भी पर्सन के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन इन डिटेल द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसका आंसर होगा द स्टेट गवर्नमेंट शेल हैव द पावर टू इशू पॉलिसी डायरेक्शन ऑन मैटर कंसर्निंग इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट इंक्लूडिंग द ओवरऑल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। The state government shall be entitled to issue policy direction concerning the subsidies to be allowed for supply of electricity to any person। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये लिख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, गिव द कॉन्टेक्स्ट टू द, देखिए इसका जो पावर और भी होता है, बट क्वेश्चन जो आपको 100 वर्ड से कम ही लिखना था, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए हम छोटा ही आंसर लिखे, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन, गिव द कॉन्टेक्स्ट टू द फैक्ट दैट द लेजिस्लेचर कैन बी रूल्ड बाय द माइनॉरिटी। अब जो बताना है, कॉन्टेक्स्ट द फैक्ट बताना है कि लेजिस्लेचर जो है रूल कर सकता है माइनॉरिटी में भी, ठीक है। ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट कैन बी रूल्ड द लेजिस्लेचर ओनली व्हेन द पॉलिटिकल पार्टीज और कोलिशन ऑफ पार्टीज डज नॉट हैव ए मेजॉरिटी ऑफ ओवर ऑल सीट्स इन द लेजिस्लेचर, ठीक है ना। मतलब जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी रूल कर सकता है लेजिस्लेचर में, ओनली कब, व्हेन द पॉलिटिकल पार्टीज और कोलिशन ऑफ पार्टीज, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जब मतलब एक साथ जुट जाएगा, गठबंधन जिसको बोलते हैं, डज नॉट हैव ए, और उसमें क्या होता है, कोई मेजॉरिटी का मेजॉरिटी जो होता है उससे और ओवर सीट्स इन द लेजिस्लेचर, और मेजॉरिटी से क्या होता है उसका सीट जब बढ़ जाएगा काउंटिंग, मतलब 2-3 ग्रुप में गठबंधन हुआ और उसका जो मेजॉरिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा रूलिंग पार्टी से, मतलब जो जीता है, जो वाउन किया है इलेक्शन को, उससे ज़्यादा हो जाएगा उसका सीट, तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी भी उसमें लेजिस्लेचर हो जाता है। अंडर सच ए गवर्नमेंट लेजिस्लेचर कैन ओनली बी पास्ड विद द सपोर्ट ऑफ द इनफ अदर मेंबर्स। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का फॉर्म होता है जिसमें कि पास होता है विद द सपोर्ट ऑफ इनफ अदर मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर की मतलब जितनी जरूरत होता है उसके मेंबर के सपोर्ट से, ऑफ द लेजिस्लेचर टू प्रोवाइड ए मेजॉरिटी इंकरेजिंग मल्टी पार्टनरशिप। और ये माइनॉरिटी क्या होता है, मल्टी पार्टनरशिप में होता है। कहने का मतलब ये है कि माइनॉरिटी भी जो है ना रूल कर सकता है, मतलब इसमें किसमें, लेजिस्लेचर इलेक्शन में। कब हो सकता है ऐसा, जब मान लीजिए कि कोई इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में से जो रूलिंग पार्टी है उसको 45 सीट मिला, ठीक है ना, मतलब 100 में से उसको 45 सीट मिला, उसके बाद कितना 55 है, 55 तो मान लीजिए 5-6 आदमी में मिला, ग्रुप में 5-6 आदमी ग्रुप के 55 का वोटिंग हुआ, और लेकिन जो रूलिंग पार्टी हुआ था उसको 45 आया था, तो वो सीट कब बनेगा, कहने का जब वो 50+ जब उसका सीट आ जाएगा उसके फेवर में, तो वो रूलिंग पार्टी मतलब उसका सीट मतलब वो कंफर्म हो जाएगा, मतलब लेजिस्लेचर का रूलिंग हो जाएगा वो। बट क्या होगा जब मान लीजिए नहीं उसके फेवर में कोई आएगा, तो जो माइनॉरिटी वाला है वो लोग गठबंधन कर ले,
कर लेगा तो सबको अगर मिल जाएगा तो इसका सीट 50+ हो जाएगा, 55 हो जाएगा, तो रूलिंग पार्टी से ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा, तो इसका गवर्नमेंट बनेगा, मतलब स्टेट में या फिर किसी में लेजिस्लेशन में, ठीक है। तो इसमें इस तरह से क्या होता है, माइनॉरिटी कम्युनिटी भी रूल करता है जब वो माइनॉरिटी में रहने के बावजूद भी, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी भी इसमें तब रूल नहीं कर पाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा गिव द कॉन्टेक्स्ट टू द फैक्ट दैट द लेजिस्लेचर कैन बी रूल्ड बाय द माइनॉरिटी। ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट can be ruled the legislature only when the political parties or coalition of parties that not have a majority of overall seats in the legislature under such a kind of government legislation can only be passed with the support of enough other members of the legislature to provide a majority encouraging multi partnership, ठीक है ना। इसमें एक ये भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों, देखिएगा इसमें जो गवर्नमेंट बनती है, मतलब जो पार्टी सब क्या होता है, एक गठबंधन होता है, तो कुछ लालच में वो गठबंधन करती है, और मान लीजिए उसके लालच में वो फुलफिल नहीं हुआ तो गवर्नमेंट टूटने का भी डर होता है, मतलब गठबंधन टूट जाएगा तो क्या होगा, बाद में फिर ये बहिष्कार हो जाएगा, उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी, उसका तो ये भी इसमें नुकसान होता है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस्टेब्लिश ए कनेक्शन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड क्लास लेजिस्लेशन, एक कनेक्शन आप लोगों को जो जोड़ना है इसमें क्लासिफिकेशन और क्लास लेजिस्लेशन में, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर, एनी क्लासिफिकेशन मेड शुड बी मेड ऑन ए रीजनेबल बेसिस। अब कोई भी क्लासिफिकेशन होता है वो किस में होता है, रीजनेबल बेसिस में होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए क्लासिफिकेशन बिटवीन टीचर्स हु आर ट्रेंड एंड अदर हु आर नॉट, मतलब ये क्लासिफिकेशन किसके बीच में, टीचर के जो कि एक ट्रेंड है और दूसरा ट्रेंड नहीं है। दिस क्लासिफिकेशन इज मेड टू मेक एप्लीकेबल एनी मॉनेटरी बेनिफिट्स और ट्रेंड टीचर। ये क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो ट्रेंड टीचर होता है उसको मॉनेटरी मतलब उसको ज़्यादा सैलरी मिलता है एज कम्पेयर टू जो कि ट्रेंड नहीं है, ठीक है। वेयर एज क्लास लेजिस्लेशन मीन्स ए लॉ दैट इज अप्लीकेबल ओनली टू सर्टन पर्सनस, और क्लास एप्लीकेशन जो लेजिस्लेशन में क्या होता है, ये लॉ होता है जिसमें अप्लीकेबल होता है सर्टन पर्सन में और क्लास ऑफ पर्सन में। फॉर एग्जाम्पल, if a law makes the classification based only on a class of person who belongs to a particular religion or race or gender will be unreasonable and violate the right to equality, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे कि इसमें जो लेजिस्लेशन क्लास में क्या होगा, इसमें एक तरह से क्लासिफिकेशन होगा किसके बीच में, एक क्लास ऑफ पर्सन के बीच में जो कि बिलोंग्स करता है पार्टिकुलर रिलीजन में, रेस में, जेंडर में, उसमें एक अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा जो कि एक तरह से कभी कभी वायलेट का रूप भी ले लेता है, और राइट टू इक्वलिटी के थ्रू, ठीक है ना। तो ये होता है इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा, एस्टेब्लिश ए कनेक्शन बिटवीन ए क्लासिफिकेशन क्लास लेजिस्लेशन में होगा, एनी क्लासिफिकेशन मेड शुड बी मेड ऑन ए reasonable basis. For example, a classification between teachers who are trained and other who are not trained. This classification is made to make applicable any monetary benefits or trained teachers. Whereas class legislation means a law that is applicable only to certain persons or class of persons. For example, if a law makes the classification based only on a class of person who belongs to a particular religion or race or gender will be unreasonable and violates the right to equality, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आंसर होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। और यही ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे आप लोगों का ज्योग्राफी का आता है, तो हम लोग सिविक्स में क्लोज करते हैं। इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और क्वेश्चन आंसर का आंसर कर सके या फिर इसका आंसर वो लोग सॉल्यूशन का समझ सके, ठीक है दोस्तों। तो एक बार इसको आप लोग क्या कहते हैं ओवरव्यू भी देख लीजिए, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, कि बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा हम लोगों के मोटिवेशन के लिए भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए ये आपका यहाँ से स्टार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये इधर है, इसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है और इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है फिर क्वेश्चन आंसर है। देख लीजिए दोस्तों, इतना ही है आपका इसमें, ठीक है ना। ये इधर आपका ज्योग्राफी है, ये इसके बाद अभी क्लास लेंगे, इसमें आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। हाँ, एक बार लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और फीडबैक अपना दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा नहीं लगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।